वेलकम गोलगप्पे व्यूअर्स। सो एज आई मेंशन, हम लोग एक हेल्थ पे एक प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं और मेरे चैनल पे आप यानी कि हमारे चैनल पे, ये आपका चैनल है, पे हम लोग हेल्थ पे एक वीकली प्रोग्राम रन करेंगे जिसमें फूड हो गया, वाटर हो गया, इन्वायरमेंटल इश्यूज हो गया, वुमेन रिलेटेड इश्यूज हो गया, मल्टीपल इश्यूज जो हमारे हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, हम लोग इस पे बात करेंगे। and and I am fortunate to have the very first show of this program with a friend and a very eminent scientist जो दोहा सॉरी दो कतर में है। इफ आई एम रॉन्ग, आप प्लीज उसको करेक्ट कर दें। तो शी इज इन आई थिंक कतर, दोहा कतर। दोहा कतर। एंड डॉक्टर रश्मि कुलकर्णी जी एक वैज्ञानिक हैं और इन्होंने इतना काम किया है विज्ञान के क्षेत्र में। And she has been rewarded by the government of India, different central agencies. She is a proud daughter of Maharashtra, and she is kind enough to give us some time. तो रश्मि जी, मैं अभी राइट नाउ पटना से लाइव कर रहा हूँ और यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो आपसे ये सुनना चाहेंगे ये गट बायोम का। तो आप इंग्लिश, हिंदी, जिस भाषा में आप कंफर्टेबल है, मराठी भी मिला के बात कर सकती हैं। वी हैव नो इश्यूज, लैंग्वेज इज जस्ट अ माध्यम। तो प्लीज वेलकम, आपका स्वागत है। प्लीज गो अहेड, हमें बताइए गट बायोम क्या है। नमस्ते सभी लोगों को और थैंक यू शरद जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस मंच पे बुलाया। मैं बहुत आभारी हूँ आपकी। और हिंदी, इंग्लिश, मतलब किसी भी भाषा में मैं बात कर सकती हूँ। गट बायोम के बारे में बात करने की इसलिए ज़रूरत है, और वो क्या है मैं ये भी बताऊंगी, क्योंकि अभी अगर अगर आप देखेंगे कि अगर लोग की उम्र 30, 40, 50, 60 होगी, तो उनको कोई ना कोई बीमारी ज़रूर है। चाहे वो थायराइड हो, हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज हो, या जस्ट ओबिसिटी हो, मोटापा हो, कुछ ना कुछ जरूर है सबको। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनको कोई बीमारी नहीं है। और अगर हम 20 साल पीछे जाएंगे तो हमारे पेरेंट्स के जनरेशन में ये ऐसे नहीं था। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जनरेशन में बिल्कुल ऐसे नहीं था। इतनी बीमारियां इतनी कॉमन इतनी कम उम्र में बिल्कुल नहीं थी। तो हम इसके रूट कॉज पे जाएंगे। अगर आप देखेंगे कि मैं तो कैंसर रिसर्च कर रही थी इतने साल, मुझे इस में आने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम ट्रीटमेंट में कितनी भी बातें करेंगे, बट उसका जो रूट कॉज है वो एक ही है, कि हम जो खाना खा रहे हैं, हमारा जो एनवायरमेंट है वो इतना दूषित है, वो इतना अनयूजुअल है, इतना अनहेल्दी है, कि उसकी वजह से ये बीमारियां हो रही है। तो हम जब देखेंगे गट माइक्रोबायोम क्या है, तो वो है कि सारी बीमारियां कहाँ से आती है। ये हमारे पूर्वज भी जानते थे, हमारे पुराणों में भी लिखा हुआ है कि जो भी डिसीजेस है दे अराइज इन द गट। तो वो गट हेल्थ जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर गट हेल्थ ठीक है तो बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। तो गट हेल्थ मतलब क्या है? गट हेल्थ का ये मतलब है कि गट में जो ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोब्स होते हैं, या अभी किसी को पता ही नहीं होता। हम जी ये एडवर्टाइजमेंट देखते हैं टीवी पे, तेरा साबुन स्टूपिड है क्या, तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट जैसे कमर्शियल्स हम बार बार देखते रहते हैं कि हमें माइक्रोब्स को या सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनको मारने की जरूरत है। तो जी नहीं। ये हमें पता ही नहीं है कि हमारे शरीर में ट्रिलियंस ये सूक्ष्म जीव होते हैं, और वो होने भी चाहिए। वो हमारा इनविजिबल ऑर्गन है। तो वो हमारे बॉडी में जैसे हार्ट का फंक्शन होता है, हार्ट क्या करता है कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, वो पंप की तरह एक्ट करता है। और जी वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, हम उसके बिना रह नहीं सकते। ब्रेन का भी वैसे ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो ये जो माइक्रोबायोम जो है, जो कलेक्शन है इन माइक्रोब्स का और जर्म्स का, वो भी उसी तरह बहुत ही महत्वपूर्ण उनके फंक्शंस है। और उन्हें अगर हम कम कर दें हमारे बॉडी से, या हेल्दी की जगह अनहेल्दी जर्म्स आ जाए, तो ये बीमारियां होने ही वाली है। तो जब लोगों को जी पता ही नहीं है कि माइक्रोबायोम होना चाहिए, जर्म्स हमारे लिए जरूरी है, तो प्रॉब्लम वहां से जनरेट होता है। तो आपका अगर जो क्वेश्चन है गट माइक्रोबायोम क्या है और गट बायोम क्या है, इट इज द कलेक्शन ऑफ ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोब्स, जो सूक्ष्म जीव होते हैं हमारे बॉडी में होते हैं। तो जी उसको गट माइक्रोबायोम, और वो हमारा इनविजिबल ऑर्गन होता है। और वो क्या क्या करता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करता है हमारे बॉडी में। जी। तो तो इसलिए आप सबको इस बारे में जानना जरूरी है। जी, तो आपने जैसे बताया कि 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया हमारे हाँ, अंदर है और इनफैक्ट 5000 डिफरेंट स्पीसीज हैं इसके अंदर। बताइए, मैंने वी आर लाइक हाँ, ट्रिलियनियर इन एक्चुअली 10,000 से भी ज्यादा स्पीशीज हमारे बॉडी में है, 10,000 से भी ज्यादा टाइप्स।
तो जी, मतलब हमारे खुद के सेल्स से ज़्यादा माइक्रोब्स के सेल्स होने चाहिए हमारे बॉडी में। और हम क्या करते हैं, हम डेटॉल से हाथ धोते हैं, हम एंटी माइक्रोबियल फुल मतलब पूरा लाइफ़स्टाइल एंटी माइक्रोबियल कि एक भी माइक्रोब, एक भी जर्म होना नहीं चाहिए। ऐसे हम बार-बार मतलब क्लीन करते रहते हैं सब कुछ। पानी जी, क्लीन, खाना क्लीन, घर क्लीन, तो ये कहाँ से मिलने वाला है? जी, वो जी। बहुत बड़ा प्रॉब्लम। और दूसरा है कि वेट एंड जेनेटिक मटेरियल तक इसमें कहा है कि गट बायोम अगेन इसका वेट 2 से 5 पाउंड ऐसे कुछ साइंटिस्टों ने हाँ, आप हाँ, रिसर्च तो बताया। तो अगर हम माइक्रोबायोम की बात करें, तो ये सिर्फ़ गट में नहीं होता, हमारे पूरे शरीर पे स्किन माइक्रोबायोम, ओरल माइक्रोबायोम और सबका अलग-अलग रोल होता है। तो अगर हम गट माइक्रोबायोम की बात करें, तो 95% जो माइक्रोबायोम है, वो गट में होता है। तो वो 1.5 टू 2 किलोग्राम्स होता है। तो आप जो कह रहे थे कि 2.5 से 5 पाउंड्स, वो बराबर है। सो दैट जी, इज़ द अमाउंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ जर्म्स और माइक्रोब्स दैट वी हैव इन अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, वो होना जी। चाहिए। तो अभी मैं कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट पे जाऊँगा, फिर हम वो आपके डिटॉल साबुन वाले पे बात करेंगे क्योंकि यूज़र विल बी वेरी इंटरेस्टेड टू नो काफ़ी अवेयरनेस होगा। एक है और कि इम्यून सिस्टम लिंक। सो अप्रॉक्सिमेटली 70% ऑफ द एंटायर इम्यून सिस्टम रिसाइड्स इन द गट। इस पे थोड़ा-सा आप इलैबोरेट कीजिए 1-2 हाँ, ये लाइन। अभी बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है आपने कि 70% इम्यून सिस्टम गट में है। तो आप अगर देखेंगे कि हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम्स में बोलते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़ा पीजिए। तो हम जी, खाते या पीते क्यों हैं? कहाँ जा रहा है वो खाना? कहाँ इम्यूनिटी बढ़ा रही है वो? ये लोग सोचते नहीं है कि अगर वो पेट में जा रहा है, हमारे गट में जा रहा है, वहाँ से इम्यूनिटी बढ़ रही है, तो इम्यून सिस्टम कहाँ है फिर? इम्यून सिस्टम गट में ही होगा ना उसकी वजह से। तो जी, बेसिकली जो 70% इम्यून सेल्स होते हैं, वो इंटेस्टाइन के जस्ट एक लेयर नीचे होते हैं इंटेस्टिनल सेल्स के। तो हुँ, इंटेस्टाइन में क्या आ रहा है हमारे गट में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये ट्रेनिंग कौन करता है इम्यून सिस्टम की? ये वही जर्म्स करते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं, हमारा माइक्रोबायोम वही ट्रेनिंग करते हैं। तो हमारे पास जितने अलग टाइप के हेल्दी माइक्रोब्स होंगे, उतनी अच्छी ट्रेनिंग होगी। जी, बच्चों को भी अगर हम ये देखेंगे कि जब वो ब्रेस्ट फीडिंग करती है माँ, तो वो हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग से जो जर्म्स मिलते हैं बच्चे को और जो फीड करते हैं, जिन बैक्टीरिया को फीड करते हैं, उसकी वजह से इतनी अच्छी ट्रेनिंग होती है इम्यून सिस्टम की। अगर वो बच्चों को नहीं मिला, तो वो इम्यून सिस्टम की ट्रेनिंग होती नहीं है ठीक से। इसलिए वो बार-बार बीमार पड़ते हैं, जिनको फ़ॉर्मूला देते हैं, जिनको नहीं मिलता ब्रेस्ट मिल्क। अच्छा, और फिर ये कंटिन्यू होता रहता है। अगर आपने कोविड में भी देखा कि सब मास्क पहन रहे थे, सब एक्स्ट्रा स्टरलाइज़ेशन चल रहा था, हैंड सैनिटाइज़र्स यूज़ कर रहे थे, तो वो ट्रेनिंग हुई नहीं है हमारी, क्योंकि जर्म्स इतने कम थे हमारे लाइफ़ में, तो अब लोग बार-बार बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि इतने सालों में इम्यून सिस्टम ट्रेनिंग रुक गई थी कहीं न कहीं। वो तो कॉन्स्टेंटली होनी चाहिए। जी। वो जब नहीं होती, तो लोग बीमार पड़ते हैं और भी ज़्यादा। Nice, nice. Very informative, very informative. Another interesting aspect जो बहुत से लोग को नहीं पता है, तो सो बिफोर वी गो देयर रश्मि जी पहले ये बताइए कि जो जैसे हमारे जैसे लोग जो बायो 10th तक पढ़े या कुछ लोग 12th तक पढ़े, जैसे तो बाद में हम लोग मैथ्स में आ गए, तो मैथ्स तो ये जो इंटेस्टाइन आप बोलती हैं, हम लोग पढ़े लोअर स्मॉलर इंटेस्टाइन लार्जर इंटेस्टाइन, किस में है ये गट बायोम? ये बैक्टीरिया दोनों हाँ, में ये रहता है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। तो अगर हम माइक्रोबायोम की बात करेंगे कि गट माइक्रोबायोम कहाँ होता है, तो वो ओरल कैविटी से अब हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें, तो वो ओरल कैविटी में भी बहुत होता है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लोग अपने ओरल माइक्रोबायोम को इतना इम्पोर्टेंस देते नहीं है कि एक बार ब्रश करेंगे और या फिर अल्कोहल ये यूज़ करेंगे दाँत क्लीन करने के लिए अल्कोहल जो भी राइट, रिंस करने के लिए माउथ वॉशेस, तो उससे और ज़्यादा हानि होती है। हमारे टूथपेस्ट में भी एंटी माइक्रोबियल्स होते हैं, तो उससे क्या होता है कि ओरल माइक्रोबायोम मर जाता है। अगर आप क्वांटिटी की बात करेंगे तो ओरल में बहुत ज़्यादा माइक्रोब्स होते हैं, वो डाइजेशन के लिए ज़रूरी है। अगर वो नहीं होंगे तो हमें हार्ट डिसीज़ हो सकता है, हमें पार्किंसंस हो सकता है, अल्ज़ाइमर्स हो सकता है, बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती है अगर ओरल हेल्थ अच्छी ना हो। जिनको गम्स में ब्लीडिंग हो रही है, दैट इज़ वेरी डेंजरस एक्चुअली, उससे बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती है क्योंकि वहाँ से बैक्टीरिया अंदर जाते हैं। और ओह! अगर नीचे हम जाएँगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, तो वो कॉन्सन्ट्रेशन थोड़ा-सा यहाँ पे कम होता है। स्टमक एसिड की वजह से बहुत कम होता है, बट स्मॉल इंटेस्टाइन में वो बढ़ना स्टार्ट होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन ऐसी जगह है कि वहाँ सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं। ये जो हम हुँ, 1.5 टू 2 किलोग्राम्स जो बोल रहे हैं, वो लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं। तो इसकी एक बहुत ज़रूरी वजह है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्यों है। जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है, वो माउथ से लेके स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन तक हमारी बॉडी करती है ज़्यादा से ज़्यादा। उसके हुँ, बाद जो अनडाइजेस्टेड मटीरियल है और जिसमें एब्ज़ॉर्प्शन के लिए मदद चाहिए, वो सब लार्ज इंटेस्टाइन में ये बैक्टीरिया करते हैं या अच्छा, माइक्रोब्स करते हैं।
इसलिए वो सबसे नीचे होते हैं कि वो बचे हुए खाने को और ज़्यादा डाइजेस्ट, अब फाइबर जो है वो हम डाइजेस्ट बिल्कुल नहीं कर सकते, वो तो ये बैक्टीरिया करते हैं। विटामिन्स बनाने का काम, मिनरल्स एब्जॉर्प्शन का काम, ये सब वहाँ पर होता है, तो कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा वहीं पर है। सो लिटरली हम ये सुनने में फॉर अ लेमैन लाइक अस ये लग रहा है कि हम एक्चुअली हमारा नाम शरद या रश्मि ना हो कि ये बैक्टीरिया ही है। लाइक सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन उसके साथ ये है कि अभी तक हम लोग ने साइंस में पढ़ा कि भाई ब्रेन इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द बॉडी है, अगर ब्रेन डेड हो गया तो यू आर लाइक डेड डेड राइट। ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। लेकिन अब ये पढ़ रहा हूँ कि जो गट बायोम है इसको अब सेकंड ब्रेन बोलते हैं। ये लिटरली आपको आप क्या है वो डिसाइड कर रहा है। इस पे थोड़ा इलैबोरेट कीजिए, क्या है ये सेकंड ब्रेन? हाँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। आप अगर वो देखेंगे कि जो लोग ब्रेन डेड होते हैं, मैं हमेशा उसके बारे में सोचती हूँ कि ब्रेन डेड होने वाले लोग भी जिंदा ही होते हैं, वो मरते नहीं है। ट्रू। तो ब्रेन इज नॉट एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द बॉडी कि वो उसके बिना जिंदा नहीं रह सकते, ऐसे बिल्कुल नहीं है। लेकिन गट निकाल दो, कैसे जिंदा रहेंगे? तो गट का प्रॉब्लम मतलब गट अगर हम देखेंगे जिसको सेकंड ब्रेन बोलते हैं, व्हाई इज इट कॉल्ड अ सेकंड ब्रेन? अगर प्रिमिटिव एनिमल्स का हम देखेंगे एवोल्यूशनरीली, उनमें ब्रेन होता ही नहीं है, उनका ब्रेन उनका गट होता है। और वो कैसे काम करता है कि 90% जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होती है, अगेन इम्यून सिस्टम जैसे गट में है, वैसे वो 90% नर्वस सिस्टम भी गट में है। और गट ब्रेन एक्सिस होता है, एक वेगस नर्व करके बहुत लंबी और बहुत इंपॉर्टेंट नर्व होती है जो गट से लेके ब्रेन तक और बाकी सारे ऑर्गन्स तक भी जाती है। तो वो गट का जो इंफॉर्मेशन होता है, जो हम खाते हैं वो बेसिकली केमिकल्स है, और उससे जो माइक्रोब्स बनाते हैं उसको न्यूरोट्रांसमीटर्स और दूसरे मेटाबोलाइट्स बनाते हैं। और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स इस वेगस नर्व के हाईवे से हमारे ब्रेन तक पहुंचते रहते हैं। वो कांस्टेंट कम्युनिकेशन ऊपर नीचे चलता रहता है ब्रेन और गट का। इसीलिए जो गट में हो रहा है दैट डिक्टेट्स आवर मूड टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट, कि हम कितने खुश है, हम कितने सेटिस्फाइड है। जो डोपामिन है विच इज आवर रिवॉर्ड हार्मोन, तो हम अगर कोई हमारा कमरा साफ कर लिया तो ऐसे सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ वो रिवॉर्डेड फीलिंग आती है, तो वो डोपामिन रिलीज होता है। तो ये सब गट माइक्रोबायोम बना रहा है, ब्रेन भी बना रहा है, बट लार्ज पार्ट ऑफ इट इज मेड बाय आवर गट माइक्रोबायोम। अगर हम हैप्पीनेस हार्मोन की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ इट 95% माइक्रोब्स बना रहे हैं गट में। आपको ये सुन के हैरानी होगी कि अगर आप अगर सोचेंगे कि कोई बहुत अमीर है, उसके पास सब कुछ है और वो खुश बिल्कुल नहीं है। अगर हम अभी पॉडकास्टर्स की बात करें, रणवीर अलाहाबादिया ने बोला था किसी थोड़े दिन पहले, वो मरीस अपियर से जो पॉडकास्ट था, मरीस अपियर का वेरी लीडिंग थेरेपिस्ट जो है, उनको वो बता रहा था कि द मोर सक्सेसफुल आई बिकम द लेस हैप्पियर आई एम। ऐसा क्यों है? सब कुछ तो है बट ही इज नॉट हैप्पी। वो सेरोटोनिन बन ही नहीं रहा है ना। बट आप देखेंगे कि कोई रोड पे रह रहा है, उनके पास कुछ भी नहीं है एंड दे आर सो हैप्पी। उनका माइक्रोबायोम बहुत ही अच्छा है, वो बना रहे सेरोटोनिन, इसलिए वो खुश है। उसके लिए मटेरियल वेल्थ की जरूरत नहीं है। तो ये जो आता है जो हैप्पीनेस और वो सब मूड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, दिस इज व्हाई द गट इज द सेकंड ब्रेन। कि हमारे सारे इमोशंस जो है वो वहां से काफी सारे रेगुलेट होते हैं। तो आपने बहुत अच्छी अच्छी बात कही सेकंड ब्रेन के बारे में। और ये जो आजकल इतना स्ट्रेस का प्रॉब्लम है खासकर बच्चों में, और जिस तरह से फूड पे हम लोग आएंगे, ओवर कमर्शलाइजेशन, यानी आपने जैसे शुरू में बताया कि स्टार्टिंग फ्रॉम मॉर्निंग या रात का टूथ ब्रश से लेकर वो केमिकल को सॉलो करने से लेकर हैंड वॉश से लेकर एवरीवेयर वी आर किलिंग आवर माइक्रोब्स, यस। microbe. So, we will talk on the commercial aspect later in the program. Now, technical question में एक और बचता है मेरे पास, digestion and nutrition. Gut bacteria helps break down the complex carbohydrates and dietary fibers that body cannot digest on its own. They produce short chain fatty acids. फैटी एसिड काफ़ी बड़ा आजकल प्रॉब्लम हो गया है, विच प्रोवाइड्स एंजाइम सिंथेसिस सर्टेन विटामिन्स लाइक B1, B9, B12 एंड K। इस पे थोड़ा सा बोलिए एंड देन वी विल गेट इनटू द अदर एस्पेक्ट ऑफ डिस्कशन। हाँ, तो मैं ये बोलूंगी कि अगर हम आपने जो पहले गट ब्रेन एक्सिस का जो बोला था कि गट इज आवर सेकंड ब्रेन, तो ये आपका जो डाइजेशन का पॉइंट है वो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बताती हूँ। अगर आप देखेंगे कि हम कहाँ से आए, हम प्रिमिटिव एनिमल्स, चिम्प्स, एप्स, मंकीज, वहां से इवॉल्व होके आए, बट हमारा ब्रेन साइज जो है वो बहुत बड़ा है उनसे, इसीलिए ह्यूमन इंटेलिजेंस इतना ज्यादा है। तो वो कहाँ से आया है? दैट इज बिकॉज हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है वो हमने खुद ना करके बैक्टीरिया को डेलीगेट किया है काफी सारा।
जो एनिमल्स में इतना होता नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वी कैन अफोर्ड दैट एक्सपेंस ऑफ द ब्रेन। ब्रेन बहुत एक्सपेंसिव है मेंटेन करने के लिए। तो ह्यूमन ब्रेन 20% एनर्जी लेता है, बाकी एनिमल्स में वो 6, 7, 8% लेता है। इतनी एनर्जी कहाँ से आएगी? तो वो एक्स्ट्रा जो डाइजेशन लगता है वो बैक्टीरिया को डेलीगेट किया है ह्यूमंस ने, इसलिए आता है। तो बैक्टीरिया जब फाइबर या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट करते हैं तो दे मेक इट इनटू शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। और ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स क्या होते हैं? एसिटेट, ब्यूटेरेट, प्रोपियोनेट, और भी होते हैं, बट ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो हमारे गट लाइनिंग को एकदम स्ट्रांग और इंटैक्ट रखते हैं कि उसमें कोई लीक ना हो, कुछ बाहर ना जाए, टॉक्सिक मटेरियल बाहर ना जाए, बैक्टीरिया बाहर ना जाए, क्योंकि इम्यून सिस्टम तो नीचे ही है, वो रिएक्ट जी, करना स्टार्ट कर देगा, कुछ भी बाहर जाएगा। नर्वस सिस्टम भी नीचे ही है, तो बहुत भयानक रिएक्शंस हो सकते हैं अगर वो लीक होना स्टार्ट होता है। बट अनफॉर्चुनेटली लोगों का माइक्रोबायोम इतना पुअर है, ऑलमोस्ट सबका, कि वो लीक होता ही है। जी, तो ये डाइजेशन जो हो रहा है, और आप जो विटामिन्स का भी बोल रहे थे कि हमारा माइक्रोबायोम अगर उतना हेल्दी होगा तो उन्होंने विटामिन्स बनाने चाहिए। बहुत सारे बी विटामिन्स सिर्फ बैक्टीरिया ही बनाते हैं, हम बना नहीं सकते। तो ये लोगों को जो डेफिशिएंसीज होती है ना, विटामिन B12 इतनी कॉमन हो गई है, कहाँ से आती है? वो बैक्टीरिया है ही नहीं गट में बनाने वाले। ये डेफिशिएंसीज तो हम कितनी भी गोलियां खाएंगे, वो मेन प्रॉब्लम फिक्स नहीं हो रहा है उससे। और ट्रू, ये सिर्फ, और विटामिन के भी है, वो बहुत जरूरी है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए लगता है वो। तो आधा विटामिन के खाने से आता है, आधा हमारे गट माइक्रोबायोम से आता है। तो वो अगर नहीं बन रहा होगा तो आपका ब्लड क्लॉट भी नहीं होगा, आपको कोई भी इंजुरी होगी तो वो ठीक नहीं होगी इतनी जल्दी, जी, ब्लीडिंग होता रहेगा। इट इज सो डेंजरस। और वाओ! अगर आप विटामिन सी नहीं, मिनरल एब्जॉर्प्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकते खुद से। जो आयरन डेफिशिएंसी, इंडिया में अनीमिया कितना कॉमन है, क्यों है जी, ये कॉमन? क्योंकि माइक्रोबायोम अच्छा नहीं है। हम कितने भी आयरन सप्लीमेंट्स अगर ले, एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हम लोग। तो उसके लिए कैल्शियम, कितना लोग 30-30 साल कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेते हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं होता, और फिर उसके प्लाक्स आर्टरीज में बनते हैं। उसकी हुँ। वजह से फिर वो ब्लड फ्लो कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, तो उससे और बहुत ज्यादा दूसरे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हमें इस पे फोकस करना चाहिए कि माइक्रोबायोम का हेल्थ क्या है। तो ये जो आपने बोला कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है क्या आप बोलती हैं फीमेल में बहुत है इन इंडिया बट रश्मि जी यही लॉजिक अगर दूसरी तरह से देखा जाए तो विलेज में तो ये लोग कमर्शलाइज नहीं है दे स्टिल फॉलो द ट्रेडिशनल सिस्टम बट वहाँ भी फीमेल को आयरन की डेफिशिएंसी पाई जाती है तो वहाँ पे हम लोग कैसे लॉजिक देंगे कि ये उन्होंने अपने अच्छे बैक्टीरिया को मार दिया is it more genetic and DNA या I mean how would you explain this? नहीं, नहीं, उसके बहुत कारण हैं। जो लोग ट्रेडिशनल डाइटरी सिस्टम्स फॉलो करते हैं, तो उनको ये डेफिशिएंसीज़ होनी नहीं चाहिए ना। आप अगर देखेंगे कि ट्रेडिशनल सिस्टम इतने बैलेंस थे, तो ये सब होना नहीं चाहिए उसमें। लेकिन जी आजकल क्या हो रहा है कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज हमारे एंसेस्टर्स पास ऑन कर रहे थे, हमने हम्म उनको क्वेश्चन कर करके कि ये क्यों करना है, ये क्यों करना है, ये क्यों करना है, दाल के साथ लेमन क्यों लेना है, ये क्यों करना है, तो हम ये फॉलो नहीं कर रहे हैं कुछ भी। और उसमें से बहुत सारे प्रैक्टिसेस हमने बंद कर दिए हैं, बदल दिए हैं। अब अगर हम देखेंगे कि दालों में भी बहुत आयरन होता है, और हम उस पे नींबू क्यों डालते हैं? विटामिन सी की जरूरत होती है आयरन एब्जॉर्ब करने के लिए। तो जी हमने अगर विटामिन सी डाला ही नहीं तो दाल में से हम लोगों को आयरन नहीं मिलने वाला है। तो ये ट्रू ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस इतनी फॉलो नहीं हो रही हैं जितनी साइंटिफिक थी पहले। क्योंकि हम्म मुझे भी याद है, मैंने भी अपने पेरेंट्स को पूछा था कि ये क्यों करना है, जब उनको साइंटिफिक रीजन नहीं पता था तो मैंने भी छोड़ हाँ दी थी। हाँ छोड़ ऐसे होता है सबका। तो ट्रू एक तो वो हुआ है। दूसरा ये है कि हमारे एनवायरनमेंट में अभी इतने केमिकल्स है, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, राइटनिंग एजेंट्स, की वो माइक्रोब्स आ ही नहीं रहे हैं पहले जैसे। तो वो दोनों बहुत बड़े प्रॉब्लम्स है। और अभी इवन विलेजेस में भी थोड़ा बहुत वेस्टर्नाइजेशन आ गया है कि टीवी, मोबाइल फोन, रील्स, इंस्टाग्राम, सब सोशल मीडिया की वजह से उनको दिखता है कि लोग कुछ और खा रहे हैं, वो ज्यादा फैंसी लगता है, और वो ट्रेडिशनल फॉलो करते नहीं है। तो इन तीनों बड़ी वजहों की मतलब इनसे ये डेफिशिएंसीज बहुत ही रैपिडली बढ़ रही है। आई मीन दिस लुक्स वेरी मच सिमिलर अगर एनालॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो जो हमारे एग्रीकल्चरल फील्ड है उसमें जो एक्चुअल जो वर्म है जो एकदम जमीन से कितना नीचे चला गया है मर गया है बिकॉज इतने हम लोग ने केमिकल डाल डाल के उनको लिटरली भगा दिया या मार दिया राइट एंड सेम थिंग हम लोग ने अपने गट के साथ भी कर दिया अपने इंटेस्टाइन के अंदर तो सो अभी अभी तक आपने पूरा साइंटिफिक एक बहुत अच्छा समरी बताया वेरी इंटरेस्टिंग ये ऐसा टॉपिक है जैसे मैंने बहुत लोगों को सुना है आजकल
IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, खासकर बहुत लोगों में ये होने लगा। पहले तो ये सुनने में मुझे नहीं आता था, और ये बोल रहे हैं कि गट में ही प्रॉब्लम है। तो एक तो इसके बारे में हल्का सा बताइए, और दूसरा बताइए कि नॉट श्योर इफ दिस इज रिलेटेड स्टोरी, आजकल सडनली लोगों में ये लैक्टोज इंटॉलरेंट हो गए हैं। हम बचपन से दूध दही खा रहे हैं, फिर अचानक बड़े हुए बोले कि हम लैक्टोज इंटॉलरेंट हो गए। मेरे घर में भी कुछ लोग हैं। तो मैं उसका साइंटिफिक रीजन नहीं समझ सकता कि ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस इसी लाइफ में कैसे हो गया। हाउ डू यू मैं ये पढ़ा था कि वेस्ट में लोग को प्रॉब्लम है बिकॉज थोड़ा DNA इश्यूज है, बट इंडिया में तो ये दो को आप बताइए थोड़ा इन योर हाँ, ओन। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और बहुत कॉमनली दिखती है। दोनों चीज़ें बहुत ही कॉमन है कि जिनको देखो आप आईबीएस तक नहीं भी पहुँचे लोग तो ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, गैस कुछ ना कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज़ होते ही है लोगों को। अगर हम आईबीएस की बात करें तो आईबीएस बहुत सारी अलग-अलग चीज़ों की वजह से होता है। एक तो इमोशनल इश्यूज़ से भी होता है जब न्यूरोट्रांसमिटर्स इम्बैलेंस हो जाएँ। तो ऐसे नहीं है कि कुछ मतलब ऐसे डाइजेस्टिव ही होना चाहिए। मेंटल इश्यूज़, इमोशनल इश्यूज़ की वजह से भी हो सकता है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि माइक्रोबायोम हेल्दी ही नहीं है, वो डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते खाने को। वो बहुत ही कॉमन रीज़न है, उसको बोलते हैं डिसबायोसिस व्हिच मीन्स डिस्टर्ब्ड माइक्रोबायोम। तो वो बैलेंस नहीं है, वो डाइजेस्ट करने के लिए कैपेबल नहीं है। आप फाइबर खिला रहे हैं बट बैक्टीरिया नहीं है, तो वो फाइबर एकदम प्रॉब्लम्स कॉज़ कर रहा है। तो तीसरा एक और कारण है कि लोगों को बहुत लोगों को इन्फेक्शंस होते हैं गट में, लॉन्ग टर्म इन्फेक्शंस होते हैं। तो ये उनको पता ही नहीं होता कि वो इन्फेक्शंस कैरी कर रहे हैं कि हमने बाहर कुछ खा लिया, इन्फेक्शन हो गया और लोगों को लगता है कि मतलब कुछ लूज़ मोशन या वॉमिटिंग हुआ तो इन्फेक्शन है और वो ठीक हो गया गोली लेने से। बट ये हम्म। काफ़ी सारे लोगों को ये इन्फेक्शंस लाइफ लॉन्ग मतलब 20 साल, 30 साल होते हैं और उनको पता ही नहीं होता और वो किसी भी टेस्ट में आते नहीं है। हमारे पास बहुत आईबीएस के पेशेंट्स आते हैं और उनका माइक्रोबायोम टेस्टिंग करने के बाद ही पता चलता है कि ओह! इनको तो ये इन्फेक्शन था और जब वो हम्म। ट्रीट करते हैं तो वो ठीक हो जाता है। या फिर वो माइक्रोबायोम का जो इम्बैलेंस होता है वो अगर हम ट्रीट करेंगे तो आईबीएस ठीक हो जाता है। तो इसका मैं मतलब एक ये है हाँ। मैं 1 मिनट के लिए इंटरवेंशन करूँगा। आपने आपने अननोइंगली इतना सटीक बात बोला है। मैं अपने घर में ही एक ऐसे सज्जन को जानता हूँ, जैसे आपने बोला ना एग्ज़ैक्टली लूज़ मोशन, 20 इयर्स एंड इन्फेक्शन। सो देयर वाज़ अगेन एक एक टैबलेट होता था इन ओल्ड बहुत पहले, जो जो शायद डब्ल्यूएचओ या बहुत से कंट्री में बैंड है, इंट्राकुनल या समथिंग लाइक दैट दे यूज्ड टू नेम। तो आई यूज्ड टू सी विलेज में पीपल को ये होता था लूज मोशन, तो इंट्रोकोनल टैबलेट को खा लिया, तो उनके लूज मोशन को वो कंट्रोल कर दिया। सेम पर्सन आफ्टर 30 years इज अ सीवियर पेशेंट ऑफ IBS। आपने जो डायग्नोसिस अभी पकड़ा ना, एग्जैक्टली आई हैव सीन दैट। ऑसम। मैंने एंड तो बताइए उस पे, सॉरी टू इंटरजेक्ट, आई नहीं, थॉट नहीं, तो पीपल। प्रॉब्लम यही है कि हमारे पास इतने लोग आते हैं और आई एम नॉट अ मेडिकल डॉक्टर, इट्स फनी ये देखने के लिए कि इतने सारे डॉक्टर्स के पास जाने के बाद ये लोग हमारे पास आते हैं। हम जब उनका माइक्रोबायोम टेस्टिंग करते हैं, तब पता चलता है कि ये तो इतने सालों से ये सिंपल इन्फेक्शन था, जो कब का ट्रीट होना चाहिए था। एंड देन आफ्टर दे ट्रीट दैट इन्फेक्शन, आईबीएस खत्म हो जाता है। वो उनको जो चाहिए वो खा सकते हैं, पहले जैसे उनकी ज़िंदगी हो जाती है। बट इतने साल गए हैं ना क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब इतने साल तो विदाउट ऑल ऑफ दैट गया उनका। तो दैट इज वेरी कॉमन फॉर आईबीएस एंड इट इज एक्चुअली वेरी इजी टू डायग्नोस। ऐसे कुछ ये नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कि पता नहीं चल सकता उसमें। अच्छा। आपने ये जो लैक्टोज इंटॉलरेंस का भी बोला है ना, ये फूड इंटॉलरेंसेस कहाँ से आते हैं? लैक्टेज ये जो एंजाइम है वो लैक्टिक एसिड उसका बनाता है, जो लैक्टोज होता है उसका दूध से। जी। तो वो छोटे बच्चों में भी वो थोड़ा सा बनता है, ह्यूमंस में, ह्यूमन बेबीज में बनता है, बट 5 साल के होने के बाद वो बंद हो जाता है बनना। इसलिए हम खुद से डाइजेस्ट नहीं कर सकते मिल्क। लेकिन मिल्क वैसे भी बेबीज भी खुद से डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उनको भी हेल्प लगती है बैक्टीरिया की। हम्म। लैक्टोज एक ही चीज नहीं होती है दूध में, और बहुत चीजें होती है, तो वो डाइजेस्ट करने के लिए इवन मदर्स मिल्क बच्चा खुद डाइजेस्ट नहीं कर सकता, उसको हेल्प की जरूरत होती है बैक्टीरिया से, और वो बैक्टीरिया माँ से आते हैं नॉर्मल हम्म। डिलीवरी और ब्रेस्ट फीडिंग से। तो हमें भी अगर दूध पीना है या मिल्क प्रोडक्ट्स खाने हैं तो हमें वो बैक्टीरिया चाहिए जो वो डाइजेस्ट कर सके। लैक्टोबैसिलाई, बाइफाइडोबैक्टीरियम, वो होते हैं जिनको वो एंजाइम्स प्रोड्यूस करना आता है। वो अगर हमारे गट में होंगे ही नहीं तो हम वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए लोगों को जो ये हो रहा है लैक्टोज इंटॉलरेंस, इट इज बिकॉज ऑफ दैट कि है ही नहीं वो बैक्टीरिया, तो डाइजेस्ट कौन करेगा? हम तो नहीं कर सकते।
ट्रू। तो जब वो वापस आते हैं बॉडी में, जब हम वो फिक्स करते हैं प्रॉब्लम, तब वो दूध पीना फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। इतना सिंपल है एक्चुअली सॉल्यूशन। अच्छा। एंड सो ओके, सो मे बी हम लोग नेक्स्ट सीरीज में जो बात करेंगे आपका ट्रीटमेंट एंड सोल्यूशन का, बिकॉज यू नो दिस इज एन ऑसम टॉपिक वी आर डिस्कसिंग, आई एम लविंग इट। तो अब ये बताइए, लेट्स कम टू दी कमर्शियल एस्पेक्ट। सुबह सोकर कोई बंदा उठता है और रात में सोने तक, जब वो या तो 2 बार ब्रश करता है, सुबह में या फिर रात में, वहाँ से केमिकल का इंटेक, उसे उसे सफाई के बारे में गवर्नमेंट का ही ऐड है टीवी पे, इतनी बार हाथ साफ करो, 99% बैक्टीरिया मर जाता है डिटॉल से। देन कम्स WHO। तो आप जब देखती हैं एज अ साइंटिस्ट एंड इतनी अवेयर है, यू नो व्हाई द साइंटिस्ट ग्रुप दे आर साइलेंट ऑन दिस टाइप ऑफ थिंग, व्हाई WHO इज साइलेंट ऑन दिस टाइप ऑफ थिंग्स, आप क्या बोलेंगी? पहले तो आप कुछ एग्जांपल्स दीजिए, पूरा वॉक थ्रू कीजिए फ्रॉम यू नो कमर्शियल एस्पेक्ट पे। आपने बहुत अच्छे अच्छे इश्यूज बताया, सो दैट पीपल कैन रिलेट कि कैसे आप अपने बैक्टीरिया को मार रहे हैं बेरहमी से। बट उसके बाद आप बताइए कि वैज्ञानिक लोग क्यों नहीं इस पे मोर्चा उठा रहे हैं, क्या अगर मैं मार्केट। डब्ल्यूएचओ और गवर्नमेंट की बात करूँ, तो आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर दिए। गवर्नमेंट और डब्ल्यूएचओ का क्या काम है कि जो बीमारियां इन्फेक्शंस की वजह से हो रही है वो, आई एम नॉट डिनाइंग दैट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जर्म्स को मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो कहाँ से आते हैं? वो हमारे घर से तो नहीं आते, वो हमारे नॉर्मल एनवायरनमेंट से नहीं आ रहे हैं कि हम बार बार एंटीबैक्टीरियल सोप से हाथ धोएं। हम अगर कहीं जाते हैं जहाँ से इन्फेक्शन लेकर वापस आए, हम किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, किसी बीमार को विजिट करने जा रहे हैं, ऐसी जगह अगर हम जाएंगे, तब इट इज लॉजिकल कि हाथ साफ रखें। और ये जो जर्म्स क्लीन करना है, जो हमें बीमारियां दूर रखनी है, इन्फेक्शन दूर रखने हैं, उसके लिए हैंड वॉशिंग और जो स्वच्छता का बोला है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। घर साफ होना ही चाहिए, हाथ साफ होने चाहिए। लेकिन नॉर्मल सोप से भी हम वॉश कर सकते हैं। जो 20 सेकेंड वॉशिंग है, अगर हम बेसिक केमिस्ट्री देखेंगे, तो वो जो सोप बबल्स बनते हैं जिसको मिसेल्स बोलते हैं, तो उससे हाथ डेफिनेटली टोटली क्लीन हो जाता है, बट स्टेरलाइज नहीं होता। जो नॉर्मल हमारे स्किन के अंदर जो जर्म्स रहते हैं, जो स्किन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, वो वहीं पे रहते हैं अगर हम सिर्फ हाथ ठीक से धोएंगे तो देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन स्टरलाइजिंग थिंग्स एंड हैंड वॉशिंग। गवर्नमेंट और डब्ल्यूएचओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन्फेक्शंस रोके, कि इन्फेक्शन से जो लोग मर रहे हैं, दैट दे हैव टू प्रिवेंट इट, इसलिए वो ये होता है। बट इट्स नॉट अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट कि सब लोग जाके 99% व्हाटएवर जर्म्स मारते रहो, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। और साइंटिस्ट का ये प्रॉब्लम है कि साइंटिस्ट खुद वेल रेड नहीं है इस टॉपिक में। साइंटिस्ट का क्या होता है कि वो अपने फील्ड का पढ़ते रहते हैं। मेजोरिटी ऑफ द साइंटिस्ट इस फील्ड में काम ही नहीं कर रहे हैं। मैं जब कैंसर पे काम कर रही थी, तो इट इज ओनली माय इंटरेस्ट कि मैं गट माइक्रोबायोम का लाइफ लॉन्ग फॉलो कर रही हूँ, नहीं तो मुझे पता ही नहीं होता। बाकी साइंटिस्ट भी अपने अपने फील्ड में ऐसा वो घोड़े की तरह लगा के बैठे हुए हैं, उनको क्या पता क्या हो रहा है। आप बाकी साइंटिस्ट का छोड़िए, आप भारत में या कहीं पर भी इवन माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जिनको ये तो पता होना चाहिए ना माइक्रोब्स के बारे में, उनको पूछ के देखिए, उनको भी पता नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है कि उनको भी पता नहीं है? तो ये स्टेट है हमारी। तो ठीक है, आई थिंक हम लोग अब स्लोली स्लोली प्रोग्राम के क्लोज में आ रहे हैं। अब ये बताइए कि जो स्टूडेंट टाइप के लोग सुन रहे हैं, यंग पीपल, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एरिया है। इन ये जो आजकल बच्चे में मैड रश है, एआई, बट इवेंचुअली कंटेंट क्रिएटर का वैल्यू है यूजिंग एआई टेक्निक। ये आपका जो फील्ड है, इसमें इतना कुछ एआई कर सकता है। अभी मैं रिसेंटली कहीं पढ़ रहा था कि नैनोबॉट या समथिंग से कैंसर के सेल को वो खा सकता है, या अगेन, तो टेक्नोलॉजी का यूज करके ये इस टॉपिक को, यू नो, आप करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को क्या, कैसे आप क्या क्या सजेशन देंगे, हाउ शुड दे अपने एरिया को, कैसे स्किल को वो बढ़ाएं, ताकि यू नो ये एरिया में वो अच्छा करे लाइफ में। ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। अगर आप देखेंगे कि सबको ये लगता है कि अपना बच्चा जो है वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, नथिंग रॉन्ग विद दैट, बट जो माइक्रोबायोलॉजी का रोल है इसमें, या लाइफ साइंसेस का रोल है, या फार्मेसी का रोल है, वो अभी तक किसी को दिखा नहीं है। आई एम वेरी शॉक्ड कि गट माइक्रोबायोम पर्सनलाइज ट्रीटमेंट तक कब का पहुंच चुका है। 1989 में फर्स्ट ट्रीटमेंट हुआ था फीकल माइक्रोबायोम का, और अभी तक वो पेशेंट ठीक है। ही हैज स्टिल बीन ओके ऑल ऑफ दिस वाइल, जो सी डिफिसिल का इन्फेक्शन था, एंड इट इज स्टिल नॉट कॉट अप। कि मतलब लोग सो रहे हैं क्या इस फील्ड में? मुझे बहुत ये हो रही है कि पर्सनलाइज ट्रीटमेंट्स आर ऑलरेडी हियर, दे हैव बीन हियर फॉर मेनी लॉन्ग टाइम। तो जो अगर सोच रहे हैं कि फ्यूचरिस्टिक क्या करना है, तो इफ यू आर स्टडिंग माइक्रोबायोलॉजी, इफ यू वांट टू स्टडी माइक्रोबायोलॉजी, इट इज अ गोल्ड माइन।
क्योंकि अगर हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं, एंड आई एम अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, आई एम अ जेनेटिसिस्ट, आई एम नॉट अ मेडिकल डॉक्टर। सो जस्ट इमेजिन इस फील्ड में कितना पोटेंशियल है, एंड इफ यू कंबाइन दैट विद एआई, क्योंकि ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोब्स है, हमें उन्हें स्टडी करना है और हमें तो पता भी नहीं है, और बहुत सारे अनकैरेक्टराइज्ड माइक्रोब्स है। वी स्टिल डोंट नो एनीथिंग, मतलब जो हमें पता है वो बहुत ही थोड़ा है, वी आर जस्ट स्क्रैचिंग द सर्फेस। तो जिनको भी पढ़ना है, दे शुड स्टडी माइक्रोबायोलॉजी, दे शुड स्टडी एआई। उसका जो कॉम्बिनेशन है, इट इज गोइंग टू बी माइंड ब्लोइंग। तो ये स्टूडेंट ने कंसिडर करना चाहिए, पेरेंट्स ने स्पेशली अपने बच्चों के लिए। True. थैंक यू रश्मि जी, आपसे बात करने का तो मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन we'll have multiple series for the viewers. We will have multiple series with Rashmi ji. I'm planning to have a big session in some college or university very soon, where you will have her interact live. आपको करियर पॉइंट ऑफ व्यू से माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने के लिए कुछ भी पूछना है, ऑल दोज इंफॉर्मेशन सब प्रोवाइड होगा। बट आप गोलगप्पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज वी नीड दैट काइंड ऑफ अ मोटिवेशन। दिस इज जस्ट अ 3.5 week old channel. I just relocated from USA to India to make it run and want to contribute to the society. It's very easy to give gyan sitting outside and comfort level पे, but I took the initiative. तो आपका मोटिवेशन लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन से ही होता है। व्यूअर्स तो 25-30 हजार देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब आप नहीं करते। लिसन, आई एम नॉट गोइंग टू आस्क फॉर मनी फ्रॉम फॉर दीज सब्सक्रिप्शन। मेरा मॉडल मनी का नहीं रहेगा। इट्स going to give back to society. I will never put a Paytm number to give them money. So my model will be different. So please subscribe it. In the end, रश्मि जी, आप अपने बारे में थोड़ा सा एंड में बताइए कि आप कौन से संस्था से जुड़ी हैं, अभी आप किस देश से बोल रही हैं, एंड और आपके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं कमेंट सेक्शन में बाद में लोग को डाल दूंगा। थैंक यू सो मच, इतने अच्छे आपके सवाल थे। आई एम श्योर उससे लोगों को और ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़े। तो मैं अर्ना जेनेक्स्ट सॉल्यूशंस की डायरेक्टर और को फाउंडर हूँ। तो ये कंपनी जो है वो इसी पे पूरा गट हेल्थ पे ही काम करती है, और वो हम लोग एंड टू एंड सॉल्यूशंस, राइट फ्रॉम डायग्नोसिस टू सॉल्यूशंस, सब कुछ प्रोवाइड करते हैं हम। हमारा भी यूट्यूब चैनल है माइक्रोबायोम सुपर हीरो, उस पे हम गट हेल्थ रिलेटेड सब कुछ, वो कैंसर से रिलेटेड हो, डायबिटीज, थायराइड, सब कुछ उसी उसके बारे में जानकारी देते हैं। और मतलब हम इसमें तो कमर्शियल एंगल है, ये मेरी कंपनी है, मेरे साथ 2 और को-फाउंडर्स हैं। इसके अलावा आप तो जानते ही हैं कि ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स फोरम, ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, ये इंडियन डायस्पोरा के लिए है, जो अपने देश के लिए, भारत के लिए कंट्रीब्यूट करने वाले लोगों के लिए है। तो मैं उसमें आहार क्रांति एक नेशन वाइड इनिशिएटिव है, पैन इंडिया मूवमेंट फॉर बेटर न्यूट्रिशनल अवेयरनेस एंड सॉल्यूशंस, उसकी लीड कोऑर्डिनेटर हूँ। और पिछले 4 सालों से ये काम कर रही हूँ। हम सेंट्रल मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, और हम उनके नॉलेज पार्टनर्स हैं इस अभियान में। तो दैट इज़ अ वेरी सैटिस्फाइंग थिंग कि मैं तो कैंसर पे रिसर्च कर रही थी पहले, बट मैं रिसर्च जॉइन करने का ये उद्देश्य था कि आई वांटेड टू ट्रांसफॉर्म पीपल्स लाइव्स। वो नहीं हो रहा था, इसलिए मैं वो छोड़ के 8 साल हो गए मैंने रिसर्च छोड़ दिया है। और अब हम लोग जो कर रहे हैं, दैट इज रीचिंग आउट टू पीपल, कि लेमैन ऑडियंस में लोगों को जिस भाषा में समझ में आए, उस भाषा में सिंप्लीफाई करके उनको समझा के कि आप जो कर रहे हैं, जो वेस्ट लुकिंग, जो कॉपी करने का ये है कि अपने ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस छोड़ के कुछ और करो, मैदे के सब फूड प्रोडक्ट्स खाओ, नॉन न्यूट्रिशियस फूड खाओ, और पता ही नहीं है किसी को कि क्या कर रहे हैं, कितना डैमेज कर रहे हैं सोसाइटी को। तो हम वो पूरे मिसकंसेप्शंस को ब्रेक करने के लिए आए हैं। इस कंपनी को फॉर्म ही इसलिए किया है कि लेटेस्ट साइंटिफिक नॉलेज जो है और एंशिएंट प्रैक्टिसेस, वो दोनों को कंबाइन करके हम, हमारा जो भी एंडेवर है वो पूरा वहां से आता है। तो दैट इज माय बैकग्राउंड। तो व्यूअर्स, जैसे हमारे प्रोग्राम का टैगलाइन है, न और न छोर पर ना करेंगे बोर। तो होपफुली आप बोर नहीं हुए होंगे, और इंटरटेनमेंट का लास्ट तड़का देते हुए कि रश्मि जी, अभी अभी महाकुंभ समाप्त हुआ और काफ़ी लोगों ने डिप मारा, और लोग बोले कि भाई आप अपना फेस को देख लीजिए। किसी ने बोला कि मेरे कुछ ईएनटी मित्र ने बोला कि भाई मेरे कान में इन्फेक्शन हो सकता है, मैं डिप। so you know, there are a lot of people with lot of things. आप बताइए, हम लोग ने कितना गट बायोम को री जनरेट किया, वो सब पानी, गंदे पानी पी के, बैक्टीरिया पी के, या it's all wrong thing, because आस्था
एंड साइंस के बीच में एक समन्वय होना चाहिए, एंड आई माई सेल्फ टुक डिप 2 टाइम्स। हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं भी 11 डुबकियाँ लेकर आई हूँ। मैं साइंटिस्ट हूँ। मैं यहाँ से दोहा से लास्ट मिनट सारे बुकिंग्स करके आई नो हाउ आई वेंट देयर, और मेरे छोटे बच्चों को भी लेकर गई हूँ मैं। वो काफ़ी छोटे हैं, मैं उनको भी लेकर गई हूँ। फिर मेरे पेरेंट्स और व्हाटएवर सब पूरे फैमिली के साथ गए हम लोग। एज़ अ साइंटिस्ट आई फील कि आपको अगर लग रहा है कि वहाँ पे बहुत सारे जर्म्स हैं और आपको इन्फेक्शंस होने वाले हैं, और इस डर से अगर आप नहीं जाएँगे, तो आप ये नहीं सोच रहे हैं कि आप लाइफ लॉन्ग जो कर रहे हैं ना, वो उससे बहुत ज़्यादा डेंजरस है। आपको अगर वो डेंजरस लग रहा होगा ना, तो व्हाट यू हैव बीन डूइंग बिफोर दैट एंड व्हाट यू आर गोइंग टू डू आफ्टर दैट इज फार मोर डेंजरस फॉर योर माइक्रोबायोम। आपको जो इन्फेक्शंस होंगे, आपको जो क्रॉनिक डिसीजेस होंगे, एक आस्था होती है, एक उसका साइंटिफिक इसका कॉम्बिनेशन होता है, और दोनों का अच्छा समन्वय आपने जैसे कहा वैसे होना चाहिए। मैं अपना माइक्रोबायोम एनरिच करने के लिए गई थी, मैं अपने स्पिरिचुअलिटी के लिए गई थी, और बाकी सारी चीज़ों के लिए जिसके लिए लोग जाते हैं। बट one objective was that I wanted to enrich my gut microbiome. जहाँ करोड़ों लोग जा रहे हैं, socializing is a great way of improving the microbiome diversity. तो मैं वही करके आई हूँ, and I'm very happy about that. True. Thank you.